हेलो स्टूडेंट्स, देखो आज इस लेक्चर में मैं कैपेसिटेंस के बारे में डिटेल में जानकारी दूंगा, ठीक है। लेकिन कैपेसिटेंस जब आप स्टडी करते हैं, कैपेसिटेंस के बारे में स्टडी करते हैं, तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड को इग्नोर नहीं कर सकते, फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कैपेसिटेंस जो है, कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस हम लोग फाइंड आउट करते हैं, तो उसके साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को भी हम लोग उसमें यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कैपेसिटर, है ना, कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या है? कैपेसिटर जो है एक इलेक्ट्रिक डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करता है, ठीक। कैपेसिटर इज एन इलेक्ट्रिक डिवाइस which can store electric charge, क्लियर। अब कैपेसिटेंस जो हुआ वो एबिलिटी हुआ, कैपेसिटर तो डिवाइस हुआ और कैपेसिटेंस जो हुआ वो एबिलिटी हुआ चार्ज को स्टोर करने का, ठीक है। वो एबिलिटी हुआ, एबिलिटी जिसको हम क्षमता कहते हैं, और कैपेसिटर डिवाइस हुआ, ठीक है। तो देखो अब कैपेसिटर जो है इसमें भी हम लोग कैपेसिटेंस फाइंड आउट करेंगे, तो सिंपल पहले बताते हैं, सिंपल फॉर्मूला बताते हैं। देखो कैपेसिटेंस तो कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर, तो कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर, यानी हम कैपेसिटेंस जो होता है, कैपेसिटर तो इलेक्ट्रिक डिवाइस हो गया, और उसकी जो एबिलिटी है इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर करने का, उसको हम लोग कहेंगे कैपेसिटेंस और कैपेसिटी। तो इसका फॉर्मूला है, अगर कोई कंडक्टर है, ठीक है, अगर उसको हम चार्ज करते हैं v पोटेंशियल डिफरेंस तक, तो देखिए C इज इक्वल टू हो जाएगा Q बाई V, यानी जो कैपेसिटेंस होगा उस कंडक्टर का वो हो जाएगा C इज इक्वल टू Q बाई V। Q हो गया चार्ज, V हो गया पोटेंशियल डिफरेंस, क्लियर। तो यहाँ पर अगर हमको Q फाइंड आउट करना है तो Q हो जाएगा Q इज इक्वल टू हो जाएगा CV, ठीक है। और अगर हमको पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है तो V इज इक्वल टू हो जाएगा Q बाई C, ठीक है। एक सिंपल फॉर्मूला हो गया। अब देखो इसमें भी हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स यूज करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ देखो टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स, ठीक है। तो नंबर 1 में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, उसके बाद है इसमें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में हम लोग इसमें 2 पार्ट्स, इसमें भी 2 टाइप्स लेंगे, ठीक है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में भी हम लोग लेंगे 2 टाइप्स। एक हो जाएगा विद एयर, विद फ्री स्पेस भी लिख सकते हैं, फ्री स्पेस और एयर, विद फ्री स्पेस और एयर। नेक्स्ट हो जाएगा विद कंपाउंड डाइइलेक्ट्रिक, विद कंपाउंड डाइइलेक्ट्रिक, ठीक है। तो ये जो दोनों टाइप्स हुआ वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर हुआ। नेक्स्ट यहाँ पर जो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बाद स्फेरिकल कैपेसिटर, फिर उसके बाद है सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, तो मेन जो है नीट में, जेई में आपको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के जो 2 टाइप्स हैं, विद फ्री स्पेस और एयर, विद कंपाउंड डाइइलेक्ट्रिक पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हम इनसे रिलेटेड और भी फॉर्मूला को जनरेट करते हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद फ्री स्पेस और एयर, ठीक है। तो इसका कैपेसिटेंस जो होगा C इज इक्वल टू होता है A एप्सिलॉन नॉट बाई 3, और इसका जो डायग्राम है
यहाँ देखिए ये दोनों प्लेट के बीच में डिस्टेंस हो गया d, 2 प्लेट्स है, और इस प्लेट का जो सरफेस एरिया है वो हो गया a, और ये पॉजिटिवली चार्ज होगा तो इसका इनसाइड नेगेटिवली चार्ज होगा, ये अर्थ होगा, यानी अर्थ से इसका संपर्क होगा, ठीक है, कनेक्शन होगा आउटर सरफेस का। अब देखो ये हो गया फ्री स्पेस है और एयर है, फ्री स्पेस और एयर। अब इसका कैपेसिटेंस हो गया C = A एप्सिलॉन नॉट बाय D, क्लियर। ये हो गया प्लेट एरिया, A = हो गया प्लेट एरिया हो गया, और एप्सिलॉन नॉट फ्री स्पेस और एयर का परमिटिविटी है, और D जो हो गया D = डिस्टेंस बिटवीन हो गया बिटवीन टू प्लेट्स, डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स, ठीक है। तो इस फार्मूला के द्वारा हम फ्री स्पेस हो अगर दोनों प्लेट के बीच में और एयर हो तो उसका हम लोग कैपेसिटेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, देखो नेक्स्ट बतला रहे हैं विद कंपाउंड डाइलेक्ट्रिक, विद कंपाउंड डाइलेक्ट्रिक यानी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, लेकिन इसमें हम लोग क्या करते हैं कि एक डाइलेक्ट्रिक जो है मीडियम इसमें प्लेस कर देंगे। अब इसका देखो, इसका थिकनेस जो हो गया d हो गया, और ये प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस है d, प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस d है, ये पॉजिटिवली चार्ज, इसका इनर सरफेस नेगेटिवली चार्ज हो गया। अब देखो इसमें जो इसके कारण जो कैपेसिटेंस होगा तो ये हो जाएगा C = A एप्सिलॉन नॉट बाई होगा, देखिए इसके कारण होगा कंपाउंड डाइलेक्ट्रिक के कारण हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा d माइनस होगा T प्लस T बाई होगा K। अब कहोगे T क्या है तो ये T = हो गया थिकनेस, हो गया थिकनेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब हो गया, इलेक्ट्रिक स्लैब हो गया, एंड K जो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो गया, K हो गया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो गया, जिसको आप रिलेटिव परमिटिविटी भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये जो हो गया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो गया, एप्सिलॉन R लिखा हुआ है तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और एप्सिलॉन R जिसको हम लोग रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं, दोनों सेम है। तो इस फार्मूला का यूज करेंगे कब, जब कंपाउंड डाइलेक्ट्रिक, ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं इसमें एयर है, इस साइड में एयर है, यहाँ भी एयर है, और बीच में अनदर जो है डाइलेक्ट्रिक मीडियम है। लेकिन अगर कंप्लीट फील्ड हो, ये प्लेट, ये जो प्लेट्स के बीच जो स्पेस है कंप्लीट डाइलेक्ट्रिक मीडियम के द्वारा फील्ड हो, तो उसके लिए है, देखो उसके लिए क्या होगा, फॉर कंप्लीट डाइलेक्ट्रिक मीडियम, हम इसी में बता रहे हैं, फॉर कंप्लीट डाइलेक्ट्रिक मीडियम क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर D जो D है, सॉरी T जो है ऑलरेडी उसका थिकनेस वो हो जाएगा D के बराबर। जब T जो है D के बराबर हो जाएगा तो ये जो स्पेस है प्लेट्स के बीच में फील्ड हो जाएगा, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम से, यानी एक ही डाइलेक्ट्रिक मीडियम से वो फील्ड हो जाएगा। तो उस केस में जो कैपेसिटेंस होगा, देखो यहाँ A एप्सिलॉन नॉट बाई, यहाँ पर जो है D होगा माइनस T के प्लेस पर हम D रखेंगे, अब प्लस हो जाएगा D बाई हो जाएगा K, तो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा D कैंसिल हो जाएगा, ये D बाई K, तो K ऊपर चला जाएगा, K एप्सिलॉन नॉट, अब बाई हो जाएगा D। तो आपका फॉर्मूला हो गया C = K एप्सिलॉन नॉट अपॉन हो गया D। तो ये इस फॉर्मूला का यूज हम तब करेंगे जब प्लेट्स के बीच में कंप्लीट एक ही डाइलेक्ट्रिक मीडियम होगा तब। अब नेक्स्ट जो है आपको हम बता रहे हैं इससे रिलेटेड, क्योंकि नीट में जेई में आपको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से रिलेटेड ही प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं, ठीक है, तो उसको स्ट्रॉन्ग करना है आपको। अब है देखो कि अगर हम यहाँ पर देखिए 2 कंडक्टर्स लेते हैं, अब 2 कंडक्टर्स है, देखो यहाँ पर 2 कंडक्टर्स ले लिए, और ये हो गया इंसुलेटिंग स्टैंड हो गया, और इसको भी इंसुलेटिंग स्टैंड पर प्लेस किए। इंसुलेटिंग स्टैंड, और सपोज करो कि
एक हो गया A और एक हो गया B। इसका जो कैपेसिटेंस C1 और पोटेंशियल V1, इसका कैपेसिटेंस C2 और पोटेंशियल हो गया V2। दोनों चार्ज है, ये चार्ज है V1 तक, ये चार्ज है V2 तक, ठीक है। अब क्वेश्चन कहता है, टॉपिक कहता क्या है कि देखो क्वेश्चन तो फॉर्मूला पहले हम जनरेट करेंगे। देखो इसको हम लोग कंडक्टिंग वायर से जोड़ देते हैं। जब कंडक्टिंग वायर से जोड़ते हैं तो हाइयर जो पोटेंशियल है उस कंडक्टर से लोअर पोटेंशियल की ओर चार्ज का फ्लो होता है। और कब तक फ्लो होता है? जब तक कि दोनों कंडक्टर्स का पोटेंशियल का डिफरेंस सेम ना हो जाए, ठीक है। तो उस केस में जो कॉमन पोटेंशियल होगा तो V इज इक्वल टू हो गया कॉमन पोटेंशियल, V इज इक्वल टू हो गया कॉमन पोटेंशियल। अब देखो तो V का वैल्यू निकालना हो तो इस कॉमन पोटेंशियल का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा, याद रखना, C1 V1 प्लस हो जाएगा C2 V2 डिवाइडेड बाय हो जाएगा C1 प्लस C2। ये हो गया कॉमन पोटेंशियल, ठीक है। अब सपोज करते हैं कि एक एग्जांपल इस पर हम लेते हैं। देखिए एग्जांपल है कि अगर C1 जो है, सपोज करते हैं C1 जो है 600 फैराड है, C2 जो है वह भी 600 फैराड है, ठीक है। V1 जो है 100 वोल्ट है। अब V2 जो है ऑलरेडी 0, क्योंकि अगर हम फर्स्ट जो है 100 वोल्ट तक उसको चार्ज किए हैं और उसको क्या किए हैं कि अनचार्ज जो कंडक्टर है, ठीक है, उसके साथ उसको हम जोड़ दिए वायर से, ठीक है। तो उस केस में कॉमन पोटेंशियल क्या होगा? तो कॉमन पोटेंशियल हो जाएगा V इज इक्वल टू C1 V1 प्लस हो जाएगा C2 V2 डिवाइडेड बाय हो जाएगा C1 प्लस C2। तो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा C1, देखो C1 हो गया 600 है इंटू V1, तो V1 तो आपका 100 है, अब प्लस हो जाएगा 0 क्योंकि V2 आपका 0 है तो अनचार्ज है, और डिवाइडेड बाय हो जाएगा 600 प्लस 600 तो हो जाएगा 1200, ठीक है। अब इसके बाद हो गया आपका 600 इंटू हो गया 100 डिवाइडेड बाय हो गया 1200, डबल 0 कैंसिल हो गया और इससे यहाँ 600 हो गया, अब बाय हो गया 12 हो गया। दिस इज इक्वल टू 6 इंटू 100 हो गया, बाय हो गया 12 हो गया। दिस इज इक्वल टू 6 टू कितना हो गया? 12 हो गया इंटू 100 हो गया। दिस इज इक्वल टू 50 क्या हो गया? वोल्ट हो गया। तो इस तरह से हम लोग कॉमन पोटेंशियल फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कोई स्फेरिकल कंडक्टर है। देखो स्फेरिकल कंडक्टर है, अब स्फेरिकल कंडक्टर पर प्लस q चार्ज, तो इसका रेडियस जो है r है। अब इसका कहता है कैपेसिटेंस फाइंड आउट करो, तो इस तरह से इसका कैपेसिटेंस को फाइंड आउट करेंगे। पहले इसके सरफेस यानी सरफेस पर तो फाइंड आउट करते हैं, लेकिन सरफेस पर ना समझ कर उसको आप अंडरस्टैंड कीजिए कि सरफेस से जस्ट आगे, सरफेस से जस्ट आगे यानी नियर बाय द सरफेस, लेकिन हम लोग लिखते हैं ऑन द सरफेस। तो V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा पोटेंशियल K, ये जो K है 1/4 पाई एप्सिलॉन होता है K, और Q अपॉन होगा R। भी क्लियर है? एज्यूम नो दैट C इज इक्वल टू, आप जानते हैं C इज इक्वल टू Q बाई होता है V, तो जब C इज इक्वल टू Q बाई V तो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर हम V का वैल्यू डालेंगे तो Q तो ऑलरेडी है और K हो गया Q अपॉन हो गया R, तो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा Q तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, यानी यहाँ पर हो जाएगा कितना होगा बोलिए, ये जो होगा Q अब बाई V हो गया, ठीक है। तो जब V हो गया तो यहाँ पर हो जाएगा कैंसिल यानी R हो जाएगा, अब बाई होगा K, और K इज इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू हो गया R, यानी स्फेरिकल जो कंडक्टर है, ठीक है, उसका कैपेसिटेंस हम फाइंड आउट कर लिए, यानी C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R, ठीक है। तो ये भी टॉपिक क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम बतलाते हैं कि जैसे देखो कोई कैपेसिटर, ठीक है, को हम चार्ज करते हैं तो वह एनर्जी को स्टोर करता है, ठीक है। तो उसका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर होगा उसका क्या फॉर्मूला होता है? तो देखो यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी जो स्टोर होता है तो उसका पोटेंशियल एनर्जी जो होगा U इज इक्वल टू यानी कैपेसिटर का और 1/2 CV² होगा, इसको याद रखिए। यानी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर इज U इज इक्वल टू हाफ CV²। अब देखो जहां पर हमको कैपेसिटेंस दिया हुआ है और पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है प्लेट्स के बीच का, तो इस फार्मूला का यूज करके निकाल सकते हैं। अब देखो अनदर फार्मूला इसका C इज इक्वल टू होता है Q अपॉन V। अगर हम
C के प्लेस पर Q by V रखते हैं तो देयरफॉर U इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ होगा, C के प्लेस पर रखेंगे, C के प्लेस पर Q अपॉन V इनटू है V स्क्वायर, तो और हो जाएगा कितना हो जाएगा U इज इक्वल टू हाफ और V के कैंसिल हो जाएगा तो Q भी हो गया। ठीक है, तो यह भी पोटेंशियल एनर्जी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है उसका फॉर्मूला जनरेट हो गया। नेक्स्ट अगर आप V को रिप्लेस कर देते हैं तो देखिए C इज इक्वल टू हो गया यहाँ पर Q अपॉन है V, तो देयरफॉर V इज इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन C, तो देयरफॉर U इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ C और V के प्लेस पर रखिएगा Q बाई C, तो कितना हो जाएगा Q स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर, तो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ C, एक तो कैंसिल हो गया C यहाँ, तो हो जाएगा Q स्क्वायर अपॉन हो जाएगा C। तो यह भी जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जो कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में स्टोर होगा उसका फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट हम बतलाते हैं कैपेसिटर है तो एनर्जी डेंसिटी बतलाते हैं। देखो एनर्जी हो गया डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी के लिए सबसे पहले हम बतला रहे हैं ये जो पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक जो पोटेंशियल एनर्जी है हाफ हो गया CV स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू हाफ और C का वैल्यू जो फ्री स्पेस और एयर वाला जो आपका प्लेन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसका हो जाएगा C का वैल्यू हो जाएगा A एप्सिलॉन नॉट अपॉन होगा D इनटू V स्क्वायर। देखिए आप जानते हैं E इज इक्वल टू V बाई D, ऐसे रिलेशन हम बतलाए थे इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में E इज इक्वल टू माइनस dV बाई dr, उसका सिंपल जो फॉर्म होगा वो हो जाएगा E इज इक्वल टू V बाई D। अब इसका यूज कीजिए तो देयरफॉर V इज इक्वल टू हो जाएगा E इनटू होगा D। ठीक है, अब इसके बाद देखो तो इसका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगा हाफ हो जाएगा और A एप्सिलॉन नॉट अपॉन होगा D, V स्क्वायर है तो E स्क्वायर इनटू हो जाएगा D स्क्वायर। ठीक है, D स्क्वायर। अब उसके बाद देखिए अब हम एनर्जी डेंसिटी निकालते हैं तो एनर्जी डेंसिटी एक तो D पहले इसको कैंसिल कर लीजिए 1/2 A एप्सिलॉन नॉट E वो स्क्वायर हो गया, एक D कैंसिल हो गया D। अब हम एनर्जी डेंसिटी बता रहे हैं, एनर्जी डेंसिटी जो होगा एनर्जी डेंसिटी स्मॉल u लिख सकते हैं तो दिस इज इक्वल टू होगा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी अब बाई होगा वॉल्यूम तो A इनटू हो जाएगा D, जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसके प्लेट का जो सरफेस एरिया है वो A हो गया और दोनों प्लेट्स के बीच का जो डिस्टेंस है D, तो बीच का जो वॉल्यूम हुआ A इनटू हो गया D। अब दिस इज इक्वल टू होगा देखो यहाँ हाफ है A है एप्सिलॉन नॉट है E स्क्वायर है इनटू D है डिवाइडेड बाय हो गया A इनटू D, तो दिस इज इक्वल टू कितना होगा A तो कैंसिल हो जाएगा D भी कैंसिल हो जाएगा तो हाफ हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, तो ये हो गया एनर्जी डेंसिटी। ठीक है, तो एनर्जी डेंसिटी अगर फाइंड आउट करने के लिए पूछता है और प्लेट्स के बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका वैल्यू दिया हुआ है एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आप जानते हैं एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 8.85 इनटू 10 टू द पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो क्लियर आप फाइंड आउट कर सकते हैं एनर्जी डेंसिटी। नेक्स्ट जो हम बतला रहे हैं देखो तो कंडक्टर्स को अगर हम ऐड करते हैं ज्वाइन करते हैं, ठीक है, दोनों चार्ज है तो उस केस में जो होता है वायर जो है वायर वार्म हो जाता है, गर्म हो जाता है, यानी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है समझ गए उसका कुछ पार्ट जो है हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो लॉस ऑफ एनर्जी का फॉर्मूला होता है लॉस, देखो लॉस ऑफ एनर्जी जो होगा तो कितना होगा लॉस ऑफ एनर्जी उसको डेल्टा Q लिख दीजिए और 1/2 हो गया C1 C2 इनटू हो जाएगा V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय हो गया C1 प्लस C2। तो ये फॉर्मूला हो गया। अब क्वेश्चन में कहेगा कि टू कैपेसिटर जो अलग अलग पोटेंशियल तक चार्ज है, ठीक है, उनको ज्वाइन करते हैं तो एनर्जी में लॉस होता है, एनर्जी में जो लॉस होगा वो हीट एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वो जो लॉस होगा उसका लॉस का एनर्जी लॉस का डायरेक्ट फॉर्मूला फाइंड आउट हो गया डेल्टा Q इज इक्वल टू हाफ C1 C2 इनटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर बाय C1 प्लस C2। अब है इस सपोज करो इस सेकंड जो है आपका जो कंडक्टर है अगर वो अनचार्ज है, ठीक है, तो उस केस में जो V2 होगा दैट विल बी हो जाएगा 0। ठीक है, तो अब इसके बाद देखो हम बतलाते हैं
हैं, देखो ऐसा है कि स्मॉल ड्रॉप्स है, ठीक है, स्मॉल ड्रॉप्स है, इस तरह से n ड्रॉप्स है, स्मॉल ड्रॉप्स है, और एक कंबाइन होकर एक बिग ड्रॉप फॉर्म करता है, ईच हैविंग चार्ज स्मॉल q, और प्रत्येक पर जो चार्ज है स्मॉल q है, जैसे स्मॉल q चार्ज है, स्मॉल q है, स्मॉल q है, इस तरह से प्रत्येक पर जो है स्मॉल q, और बड़े वाले पर कैपिटल Q हो गया, तो जो कैपिटल Q है वो n स्मॉल q के इक्वल हो गया, ठीक है। अब इस केस में आपको कहता है कि कैपेसिटेंस जो है, जो बिग ड्रॉप है उसका कैपेसिटेंस फाइंड आउट कीजिए, ठीक है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले देखो कैपेसिटेंस को फाइंड आउट हो गए, पहले देखो हम प्रीवियस लेक्चर में बतला दिए हुए थे कि n into 4/3 पाई स्मॉल r, यानी यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं r इज इक्वल टू रेडियस ऑफ ईच स्मॉल ड्रॉप हो जाएगा, ये लिक्विड ड्रॉप है, ठीक है। तो n into 4/3 पाई r क्यूब हो गया, और कैपिटल R इज इक्वल टू हो जाएगा रेडियस ऑफ बिग ड्रॉप, क्लियर। तो देखो इसका वॉल्यूम, टोटल का वॉल्यूम जो होगा बिग ड्रॉप के वॉल्यूम के इक्वल हो जाएगा, तो बिग ड्रॉप है 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 कैंसिल, n into स्मॉल r क्यूब है, यहाँ कैपिटल R क्यूब है, कैपिटल R क्यूब इज इक्वल टू n स्मॉल r क्यूब हो गया, कैपिटल R इज इक्वल टू हो जाएगा n टू दी पावर 1/3 इनटू हो गया r। तो ये रिलेशन हमको फाइंड आउट हुआ बिग ड्रॉप और स्मॉल ड्रॉप के रेडियस के बीच में, ये हो गया बिग ड्रॉप का रेडियस, ये हो गया स्मॉल ड्रॉप का रेडियस। अगर हमको स्मॉल का दिया हुआ है, बिग का जरूरी है, तो हम बिग का इसके द्वारा हम फाइंड आउट कर लेंगे। अगर स्मॉल का हमको फाइंड आउट करना है और बिग का दिया है, तो इस रिलेशन से हम दोनों रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलो अब इसका यूज देखते हैं। अब यहाँ पर स्मॉल ड्रॉप्स को है, अब देखो हम C निकालते हैं, कैपेसिटेंस, तो C1 लिखते हैं कैपेसिटेंस ऑफ ईच स्मॉल ड्रॉप हो गया, ईच स्मॉल लिक्विड ड्रॉप है, ठीक है। और C2 इज इक्वल टू हो गया कैपेसिटेंस ऑफ ए बिग ड्रॉप, क्लियर। अब पहले हम बतला चुके हैं C1, देखो C1 इज इक्वल टू होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। C1 इज इक्वल टू, यहाँ पर तो सिंपल निकल गया इसका, देखिए इसका यूज करके निकालेंगे तो फिर पोटेंशियल हम यूज करेंगे, C इज इक्वल टू Q अपॉन V, ठीक है। C इज इक्वल टू Q अपॉन V का यूज करके निकालेंगे, तो इसका बिना यूज किए ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है हमको। देखो हम डायरेक्ट हम यूज कर रहे हैं, C1 इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट I इनटू क्या होगा R, यानी R हो गया, और C2 इज इक्वल टू हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इनटू हो जाएगा कैपिटल R। तो देखो हम बिना पोटेंशियल का यूज किए और कैपेसिटेंस में रिलेशन बना देंगे, तो कैसे, तो देखो अब डिवाइड करो, तो C2 बाई हो गया C1 और इज इक्वल टू हो जाएगा, देखिए a इसको रखेंगे, इससे डिवाइड करेंगे तो r, अब बाई हो जाएगा स्मॉल r। अब इस रिलेशन का यूज करके डायरेक्ट फाइंड आउट हम कर रहे हैं। अब इस रिलेशन का यूज करके पोटेंशियल निकाल कर और उसके बाद भी हम कैपेसिटेंस फाइंड आउट कर सकते हैं, तो उतना परेशान होने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट इसका यूज कर दीजिए, क्योंकि कोई भी स्फेरिकल कंडक्टर है तो उसका कैपेसिटेंस का डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है आपको, C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r, r मींस उसका रेडियस। अब देखो तो कैपिटल R का वैल्यू देखो, कैपिटल R का वैल्यू हो गया n टू द पावर 1/3 हो गया, इनटू हो गया r डिवाइडेड बाय r कैंसिल हो गया, तो हो गया n टू द पावर 1/3, तो C2 इज इक्वल टू हो जाएगा n टू द पावर 1/3 इनटू C1। तो हम इस रिलेशन का यूज किए हैं इसमें, ठीक है, लेकिन डायरेक्ट यूज किए हैं, बिना पोटेंशियल, विदाउट पोटेंशियल फाइंड आउट किए हुए हम यूज करते हैं। अब इस आधार पर एक हम आपको प्रॉब्लम बता रहे हैं, देखो बतला रहे हैं, देखिए एक एग्जांपल हम आपको बताते हैं। तो एग्जांपल में क्या है कि C1 इज इक्वल टू, सपोज करो 4 माइक्रोफैराड, C1 इज इक्वल टू 4 माइक्रोफैराड है। फैराड जो होता है कैपेसिटेंस का यूनिट होता है, ऐसा यूनिट कैपेसिटेंस, जो कैपेसिटर डिवाइस है उसका जो एबिलिटी है चार्ज स्टोर करने का,
उसको हम कैपेसिटेंस कहते हैं, उसका यूनिट है फैराड, तो माइक्रो फैराड उससे छोटा हो गया। C2 इज इक्वल टू, अब हमको फाइंड आउट करना है, तो n इज इक्वल टू तो देना पड़ेगा, तो n इज इक्वल टू यहाँ पर दे सकते हैं, ये तो दे सकते हैं, तो यहाँ पर देखो C2 इज इक्वल टू लिखा हुआ है n टू दी पावर 1/3 और इनटू हो गया C1। अब n के जगह पर आप लिख सकते हो 8 लिखो, और 8 का पावर कितना हो गया 1/3 और C1 का वैल्यू हम दिए हैं यहाँ पर 4 माइक्रो फैराड, तो दिस इज इक्वल टू इसको लिख सकते हो 2 टू दी पावर 3, 2 2 जा 4 और 2 जा 8, और यहाँ पावर होगा 1/3 इनटू 4 हो गया माइक्रो हो गया फैराड, दिस इज इक्वल टू पावर यहाँ 3 1/3 है, मल्टीप्लाई करके कैंसिल हो जाएगा, तो 2 इनटू हो जाएगा 4 माइक्रो हो जाएगा फैराड, 4 2 जा 8 माइक्रो फैराड। तो इस रिलेशन से इस तरह से प्रॉब्लम हम सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हम देखेंगे। चलो अब देखते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। देखो पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, फाइंड द कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। देखो एक प्रॉब्लम यहाँ है, दूसरा प्रॉब्लम यहाँ है, ए एंड बी। तो पहले ए में हम देखते हैं, ए बी के बीच में कहता है कि इक्विवेलेंट फाइंड द कैपेसिटेंस, यानी इक्विवेलेंट इसको लिख सकते हैं, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। तो देखो यहाँ पर आगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ना है किरचॉफ्स लॉ, और उसी में है बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है, उसका हम लोग यूज करते हैं। अब ये देखो बीच में है 30 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर। अब इसके इस साइड में हम देखेंगे अपर पार्ट में, देखो 5/10 तो कितना हो जाएगा 1/2, 10/20 कितना हो जाएगा 1/2, यानी अपर पार्ट में इन दोनों का जो कैपेसिटेंस है उनका रेशियो, फिर लोअर पार्ट में इन दोनों के कैपेसिटेंस के रेशियो के इक्वल हो, तो बीच वाला जो है यूजलेस हो जाएगा। अब इसको माइंड में आपको रखना पड़ेगा, तो ये ऊपर वाला क्या हो जाएगा सीरीज, फिर नीचे वाला क्या हो जाएगा सीरीज, और फिर अपर और लोअर जो पार्ट है वो दोनों आपस में पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। तो देखो हम बताते हैं, यानी सॉल्यूशन हो गया, सॉल्यूशन हो गया, इसका हो गया फर्स्ट का हो गया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया ए मेरे, तो उसमें हो जाएगा 5 और 10 सीरीज में है। तो हम देखो उसमें हम इससे पहले फार्मूला तो नहीं लिखे हैं सीरीज पैरेलल का, न्यूमेरिकल में उस फार्मूला को याद कर लो, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो देखो सीरीज में इन सीरीज क्या होगा आपको याद रखना है, 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 हो गया, अब प्लस हो जाएगा 1/C। तो सीरीज में अगर हम कैपेसिटेंस को ऐड करते हैं तो उसके लिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने के लिए आपको याद रखना पड़ेगा 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2, यानी रेजिस्टेंस में जो होता है सीरीज में RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2, जस्ट उसका जो है इनवर्स है, उल्टा समझिए इसमें। अब देखो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 है तो 1/5 हो गया, प्लस हो गया 1 हो गया 10 हो गया, यहाँ पर कितना हो गया। अब देखो 5 इंटू आप एलसीएम लेते हो तो डायरेक्ट इसको यूज कर दो, एलसीएम के फॉर्म में 5 इंटू 10 हो गया, 5 से 5 यहाँ डिवाइड हो जाएगा, 10 हो गया, प्लस हो जाएगा कितना होगा 10 से 10 डिवाइड होगा 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 15 हो गया, और नीचे 5 इंटू 10 हो गया, 5 3 जा हो गया यानी 3 हो गया 10, ठीक है। तो यहाँ CS इज इक्वल टू हो जाएगा 10/3 माइक्रो फैराड। फिर लोअर पार्ट है 10 20 है, फिर अगेन लिखना होगा 1/CS इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 1/10 है, प्लस है 1/20 है, तो दिस इज इक्वल टू आप लिखे 10 इंटू हो गया 20 हो गया, 10 से 10 डिवाइड हो गया 20 प्लस हो गया, फिर यहाँ 20 से 20 डिवाइड 10 हो गया, दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाई होगा 10 इंटू हो गया 20, 0 0 कैंसिल, यानी 3 हो गया 20, तो यहाँ पर CS जो हो जाएगा वो हो जाएगा 20 हो जाएगा 3 माइक्रो फैराड, और अपर लोअर पार्ट हो जाएगा पैरेलल, तो यहाँ पर हो जाएगा CP इज इक्वल टू हो जाएगा 10/3 है, प्लस हो गया 20/3 है, दिस इज इक्वल टू 3 हो जाएगा एलसीएम, यहाँ 10 प्लस हो गया 20 हो गया, 30 हो गया 3 हो गया, यानी 10 माइक्रो फैराड इसका आंसर हो गया, ठीक। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में देखो
नेक्स्ट में जो है एस कंफ्यूजन प्रोड्यूस कर रहा है, ये जो कैपेसिटर है आउटसाइड में दिया हुआ है, अब इसको आप शॉर्ट करो, तो शॉर्ट करते 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 जाओगे तो ये इनके बीच में, ये जो वर्टेक्स और ये जो वर्टेक्स इसके बीच में आ जाएगा कि नहीं, तो फिर सिचुएशन वही होगा, देखो 5/10 1/2 10/20 हो जाएगा, फिर 1/2, तो सिचुएशन सेम है, तो ये बीच वाला जो है यूजलेस हो जाएगा। ठीक है, तो इसका भी आंसर सेम ही होगा, तो बी का भी आंसर होगा, यानी बी का भी आंसर हो जाएगा सी इक्विवेलेंट, यानी दैट इज सीपी इज इक्वल टू हो जाएगा 10 माइक्रो फैराड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। देखो 2 का सॉल्यूशन जो होगा इसमें, देखो ए बी के बीच में यहाँ जो है 3 डाइलेक्ट्रिक मीडियम यूज है, इसका मतलब है 1 2 3 कैपेसिटर्स इसमें फॉर्म हो गए, ये तीनों जो हैं सीरीज में। ठीक है, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। पहले हम फर्स्ट निकालते हैं C1 इज इक्वल टू K1A, ये तो प्लेट एरिया से है, एप्सिलॉन नॉट बाय हो जाएगा D1, C2 इज इक्वल टू K2, ए हो गया एप्सिलॉन नॉट बाय हो जाएगा D2, C3 इज इक्वल टू हो गया K3, ए एप्सिलॉन नॉट बाय D3, तीनों का यहाँ पर दिया हुआ है प्लेट के बीच का डिस्टेंस। चलिए अब उसके बाद तीनों तो सीरीज में है, जब सीरीज में है तो उसको सॉल्व करने के लिए 1 हो जाएगा CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1 हो जाएगा C3, दिस इज इक्वल टू, इसको हम प्लेस करेंगे 1 तो D जो है D1 D2 D3 ईच में जो है ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, जैसे हम लिखते हैं 1 पहले लिखने ही दो, तो यहाँ C1 का वैल्यू हो जाएगा K1 है, A है एप्सिलॉन नॉट बाई, नीचे हो जाएगा D1 प्लस हो जाएगा 1/K2, A एप्सिलॉन नॉट बाई हो जाएगा D2 और प्लस हो जाएगा 1/K3, A एप्सिलॉन नॉट बाई हो जाएगा D3। अब इसको ऐसे भी रहने दे सकते हो, नहीं तो यहाँ D1 बाई हो गया K1 A एप्सिलॉन नॉट और प्लस हो जाएगा D2 बाई हो जाएगा K2 A एप्सिलॉन नॉट प्लस हो जाएगा D3 बाई हो जाएगा K3 A एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब इसके बाद आप A एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, तो आप 1/A एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं, और यहाँ हो जाएगा D1 बाई होगा K1 प्लस होगा D2 बाई होगा K2 प्लस होगा D3 बाई हो गया K3। अब CS लिखोगे तो टर्म हो जाएगा। ठीक है, अब CS इज इक्वल टू करोगे तो इसको टर्म करना पड़ेगा, तो A एप्सिलॉन नॉट यहाँ हो जाएगा A एप्सिलॉन नॉट और बाई हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, एक टोटल हमको लिखना पड़ेगा, यानी D1 बाई हो गया K1 अब प्लस हो जाएगा D2 बाई हो गया K2 प्लस हो जाएगा D3 बाई हो जाएगा K3। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है देखो यहाँ पर पैरेलल हो गया, इसके साथ हो जाएगा सीरीज, तो आपका इसी का B हो जाएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 2 का B हो जाएगा। यहाँ पर इसको पैरेलल पहले निकालते हैं, C1 इज इक्वल टू K1 हो गया, और इसमें देखो जो प्लेट एरिया है वो हो जाएगा प्लेट एरिया A/2, और यहाँ भी प्लेट एरिया हो जाएगा A/2, इसका तो ऑलरेडी A होगा टोटल प्लेट एरिया। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा K1A एप्सिलॉन नॉट बाई, और इसका जो डिस्टेंस है यहाँ प्लेट्स के बीच में D/2, यहाँ पर A/2 होगा तो 2 हो गया इंटू D/2, तो 2 यहाँ लिखा जाएगा, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, K1A एप्सिलॉन नॉट बाई हो जाएगा D, और इसका हो जाएगा C2 इज इक्वल टू सिमिलरली K2 हो जाएगा A एप्सिलॉन नॉट बाई हो जाएगा D, C3 इज इक्वल टू होगा K3 A एप्सिलॉन नॉट और बाई होगा D/2, ये तो पूरा प्लेट एरिया है D/2, D यहाँ लिखा जाएगा 2 यहाँ लिखा जाएगा, तो 2K3 A एप्सिलॉन नॉट बाई होगा D। अब पहले इसको पैरेलल में देखो, पैरेलल में क्या फॉर्मूला होता है याद रखना, CP इज इक्वल टू C1 प्लस C2। ठीक है, पैरेलल देखो रेजिस्टेंस में सीरीज में होता है RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 सोन
और पैरेलल में 1/Rp इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 और जस्ट उसका इन्वर्स हो गया इसमें कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन में सीरीज में 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 सो ऑन और पैरेलल में जो होगा वो हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। तो यहाँ होगा पैरेलल टू कैपेसिटर्स, देखिए यहाँ C1 होगा प्लस हो जाएगा C2 तो दिस इज इक्वल टू इसको देखो यहाँ है पैरेलल में तो K1 A एप्सिलॉन नॉट बाई होगा D अब प्लस हो जाएगा K2 A एप्सिलॉन नॉट बाई हो गया D। ठीक है, अब यहाँ पर A एप्सिलॉन नॉट अपॉन हो गया D तो K1 प्लस हो गया A2 निकल गया। अब फिर इसके साथ जो है यहाँ पर सीरीज में है तो फिर हमको लिखना होगा 1/CS। ठीक है, ऐसे सीरीज में हो गया तो CS हो गया तो 1 अपॉन हो जाएगा ये जो आया है CP तो ये होगा CP प्लस 1 हो गया C3 तो इसका वैल्यू तो हमको है ही देखिए ये टर्म हो जाएगा, देखिए इसको हम रखेंगे यहाँ तो टर्म हो जाएगा तो D चला जाएगा ऊपर। ठीक है, नीचे होगा A एप्सिलॉन नॉट इनटू होगा K1 प्लस हो जाएगा K2 और प्लस C3 देखिए यहाँ पर है तो फिर यहाँ पर हो जाएगा D और नीचे हो जाएगा 2K3 A एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर देखो D अपॉन A एप्सिलॉन नॉट हो गया और उसके बाद यहाँ पर हो गया 1 हो गया K1 प्लस हो गया K2 और प्लस 1 हो जाएगा 2K3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सोल्व कर सकते हो, इतना तो हो गया क्लियर भाई। अब इसको सोल्व कर सकते हो D अपॉन हो गया A एप्सिलॉन नॉट और उसके बाद इसको सोल्व करोगे तो नीचे हो जाएगा यानी K1 होगा प्लस K2 होगा इनटू हो जाएगा 2K3 और यहाँ पर इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2K3 और प्लस इससे कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा यानी K1 और प्लस होगा K2। ओपन हो गया। अब टर्म कर दीजिए, टर्म कीजिएगा तो CS जो होगा इज इक्वल टू फाइनल हो जाएगा A एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा और A जो हो जाएगा टर्म हो जाएगा। ठीक है, तो A एप्सिलॉन नॉट बाई A D हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा K1 प्लस हो जाएगा K2 इनटू हो जाएगा 2K3 और अपॉन हो जाएगा यहाँ 2K3 प्लस हो जाएगा K1 प्लस K2। तो इस तरह से जो है हम लोग फाइंड आउट कर लिए नेक्स्ट जो है कैपेसिटेंस दैट इज इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है इसमें देखो, इसमें आपको कह रहा है ये ओपन है, जब स्विच ओपन होगा तो यहाँ देखिए बैटरी यहाँ है तो ये तीनों जो कैपेसिटर्स होंगे ये तीनों कैपेसिटर्स हो जाएंगे सीरीज में जब स्विच ओपन होगा। तो इसका हो गया क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा यानी 3 का ये सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ओपन अगर स्विच है तो तीनों स्विच में 1/CS इज इक्वल टू 1 होगा 2C प्लस होगा 1/2C और प्लस 1 हो गया C। अब इसको फाइंड आउट कर लीजिए तो इसको आप एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, इसका एलसीएम ले लीजिए, ऐसे ही इसको शॉर्ट कट में बता दे तो 1/2C प्लस 1/2C तो 1/2C 2 into 1/2C प्लस 1/C हो गया तो 2 कट गया 1/C प्लस हो गया 1/C तो फिर आप लिख सकते हैं 2 into 1/C तो हो गया 2/C तो देयरफॉर CS इज इक्वल टू हो गया C/2 निकल गया इक्विवेलेंट निकल गया। अब क्वेश्चन जो है उसका हम बता रहे हैं, इसमें कह रहा फाइंड द चार्ज फ्लोन थ्रू द बैटरी आफ्टर द स्विच इज क्लोज्ड। अब ये में देखो जब स्विच क्लोज होगा तो उस केस में कितना जो है चार्ज फ्लो होगा बैटरी से, तो आपको बताएं C इज इक्वल टू Q अपॉन होगा V। बात समझ में आ गया, C इज इक्वल टू हो गया Q अपॉन V देयरफॉर Q इज इक्वल टू हो जाएगा CV। तो यहाँ पर जो हम C यूज करेंगे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस तो C इज इक्वल टू जो है यहाँ हम ऑलरेडी CS लिखेंगे V हो गया और CS का वैल्यू है C/2 V को यहाँ लिख दिए EMF हो गया। तो ये हो गया आपका प्रॉब्लम Q इज इक्वल टू हो गया C/2 इनटू हो गया E। तो ये हो गया चार्ज। नेक्स्ट जो है इसमें कर रहा है B में, देखो B में क्या कर रहा है फाइंड द वर्क डन बाय द बैटरी आफ्टर द स्विच S इज क्लोज्ड। वर्क
पहले भी हम बता चुके हैं, देखो पोटेंशियल V इज इक्वल टू वर्क बाय चार्ज, तो दिस इंप्लाइज वर्क इज इक्वल टू चार्ज इनटू V होगा, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू चार्ज, हम कैपिटल Q लिख दिए, V को E लिख दिए, ठीक है। और यहाँ पर Q का वैल्यू दिया हुआ है C/2 इंटू E, यहाँ पर हो गया इंटू E, तो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ हो जाएगा CE²। तो ये हो गया वर्क डन का वैल्यू। नेक्स्ट जो कह रहा है फाइंड द एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम। एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम पहले से आपको पता है हाफ CV² होगा, तो हाफ CV² मींस हाफ, यहाँ C इक्विवेलेंट लिखेंगे और V को लिखेंगे E लिख देंगे, कर्सिव राइटिंग में, ठीक है। वो EMF हो गया सेल का, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 1/2 C इक्विवेलेंट हम निकाले हुए हैं, यहाँ पर देख लो आप C और E अपॉन जो है ना, सॉरी C इक्विवेलेंट हम निकाले C इक्विवेलेंट हम निकाले हुए हैं C/2, ठीक है। C इक्विवेलेंट हम निकाले हैं C/2 हो जाएगा, और C इक्विवेलेंट निकल गया, उसके बाद हो गया E², तो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 CE², तो ये निकल गया। और उसके बाद कहता है फाइंड हीट डेवलप्ड, ठीक है। हीट डेवलप्ड तो हो गया D में हो जाएगा हीट डेवलप्ड डेल्टा H, हीट डेवलप्ड डेल्टा H इज इक्वल टू वर्क डन माइनस जो है एनर्जी स्टोर, तो W माइनस U आप फाइंड आउट कर सकते हैं, W यहाँ फाइंड आउट किए हुए हैं, और उसमें से इसको सबट्रैक्ट कर देंगे, फाइंड आउट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आप